देखिए, आज हम आप सबको ज्योग्राफी में जो है ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे। सुनामी पहले बताएं, सुनामी क्या चीज होता है। सुनामी के बाद ज्वालामुखी आता है। कल आप सबको मैं भूकंप के बारे में बताया था। भूकंप कैसे आता है, उसके कारण क्या है। लगभग 4-5 कारण हमने बताए थे। उन्हीं सब कारणों से भूकंप आता है। कौन कौन से कारण होता है, पहला बताए थे ज्वालामुखी के कारण, दूसरा प्लेट गतिशीलता के कारण, तीसरा था अणुबमों के परीक्षण करने के कारण, और चौथा था भूपृष्ठ या संकुचन के कारण जो है क्या भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। भूपृष्ठ मतलब ये भू माने पृथ्वी, कृष्ण माने जो जो कटना है नहीं, उसको कहते हैं भूपृष्ठ। या संकुचन या इकट्ठा हो जाना, सिकुड़ जाना, उससे भी जो है भूकंप आने का चांस बना रहता है। देखिए, एक सुनामी शब्द आता है। ज्वालामुखी से पहले सुनामी आप सुने होंगे कि इस देश में सुनामी आया, वहां के लोग बह गए। सुने नहीं सुने हो सुनामी? ये सुनामी शब्द आया, ये थोड़ा देखिए, सुनामी देख लीजिए तो उसमें बता रहे हैं ज्वालामुखी के बारे में हम। देखिए, सुनामी क्या चीज है यार। सुनामी, अब देखिए सुनामी जो नाम से लग रहा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, शिवनामी, इसका पूरा विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा शिवनामी। सुनामी का मतलब ये हो, देखिए इसलिए शिवनामी, शिव मतलब तट की ओर, शिव मतलब तट की ओर लहरें, तट की ओर। शिव का मतलब होता है तट की ओर लहरें। शिव मतलब होता है तट की ओर लहरें। और सुनामी की उत्पत्ति जो है, वैसे सुनामी के तात्पर्य हुआ कि तट की ओर लहरों से जो है मतलब जो है इसे सुनामी कहते हैं, जो तट की ओर रहे। जैसे देखिए सुनामी ये जो है जापान की भाषा का है, जापान भाषा शब्द है जो शिवनामी से बना हुआ है। जापान की भाषा, जापानी भाषा शब्द है ये। किस भाषा से लिया गया है? ये जापानी भाषा है, जापानी भाषा है ये जापानी भाषा है शिवनामी। ये जो जापानी शब्द से लिया गया बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तट की ओर लहरें, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तट की ओर लहरें। सुनामी की उत्पत्ति भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट से होती है। जो सुनामी आती है, सुनामी की उत्पत्ति कहां से होती है? भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट से। जब भूकंप आता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तभी सुनामी आने का चांस बनता है। और गहरे समुद्र में जो है लहरों की ऊंचाई कम होती है। गहरे समुद्र जो है, सुनामी में लहर की ऊंचाई क्या होती है? बहुत कम होती है, जिसके कारण जो है जलयान चालक को इसका जो पता नहीं चल पाता है। जैसे गंगा जी को बाढ़ ही रहे अभी, जो गंगा जी बाढ़ लहर मारता है ना, लहर जो लहर मारता है उसे सुनामी कहते हैं। तो देखिए गंगा जी बाढ़ जाते, बोट जाते, उससे चले जाते हैं। लहर तो बहुत तेज मारता है, परंतु ये बहुत नॉर्मल, बहुत आसानी से चलते हैं, क्योंकि इस पे चलने वाला जलयान जो है, जलयान चालक अच्छे से अपना यान चल सके, अपने से यात्रा अच्छे से यात्रा कर सके। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में भीषण भूकंप आया था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में भीषण भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता जो है रिक्टर स्केल में जो है
8.9 मापी गई। कितना नापी गई? 8.9। हाँ, 29 दिसंबर 2004 को। हाँ, 26 दिसंबर को, सॉरी 26 दिसंबर 2004 को जो भूकंप आया उसका जो है रिक्टर स्केल से नापा गया, तो उसका जो है बहुत तेजी से बताया गया, 8.9 बताया गया था। हाँ, रिक्टर स्केल जो कल लिखाए थे, भूकंप नापने का यंत्र जो है, इनकी ऊंचाई जो है लगभग जो है, जो भूकंप आया है, जो सुनामी आई थी, इसकी ऊंचाई लगभग 33 मीटर या 33 मीटर उससे अधिक थी। ऊंचाई कितनी थी? 33 फीट, 33 फीट या 33 मीटर कहिए। इसकी जो ऊंचाई थी 33 मीटर थी, 33 मीटर या उससे अधिक, यह क्या थी? ऊंचाई थी। जो सुनामी की ऊंचाई, जो सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में, उसकी ऊंचाई, उसकी जो है रेक्टल स्केल से नापा गया, तो उसका तापमान 8.9 था, बहुत तेजी से था। और उसके बाद जो सुनामी आई थी बहुत ऊंचा, करीब 33 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर जो है इसकी मापा गया, तो 33 मीटर से अधिक ऊंचाई जो है मालूम चला। उसके बाद देखिए, सुनामी से भारत, वो जो सुनामी आई थी उस सुनामी से भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका स्थित कुल 11 देश प्रभावित हुए थे। जो हिमाचल प्रदेश में 26 दिसंबर 2004 को आया था सुनामी, उससे लगभग जो है कुल 11 देश, कितने देश? 11 देश प्रभावित हुए थे। कौन कौन से थे? भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका सहित कुल 11 देश प्रभावित हुए थे, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों की जानें चली गई थी। ये जो सुनामी आई थी हिमाचल प्रदेश में, हिंद महासागर में लगभग जो आई थी, इसमें लगभग 3 लाख से अधिक लोग की जान गई थी। कितने लोग? 3 लाख लोग जो है इस सुनामी में मर गए थे। इसमें से भारत ने अकेले 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। जो सुनामी आई थी हिंद महासागर में 2004 में, तो भारत देश अकेले, अपने भारत देश में ही 15,000 लोगों क्या हुए, मौत के घाट उतर गए थे। उसके बाद देखिए, सुनामी के बाद आता है ज्वालामुखी। सुनामी थोड़ा सा था, मैंने बता दिया। अब देखिए ज्वालामुखी क्या चीज है, ज्वालामुखी के बारे में आप बता रहे हैं। देखिए, अब ये ज्वालामुखी क्या है, हमने ज्वालामुखी में ये बताया कि ज्वालामुखी एक मुख्य द्वार होता है, मुख्य नली होती है, जहां से जो है ये जो लावा जो है निकलते हैं, जहां से निकलते हैं उस क्रेटर कहते हैं। ये जो गोल वाला भाग होता है कोल्डेरा बोलते हैं। सबसे पहले देखिए ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी वह क्षेत्र है, ज्वालामुखी वह क्षेत्र है जिसमें लावा, राख, गैस व जल वाष्प का उद्गार होता हो, जिसमें लार्वाई भट्टी की तरह होता है। जैसे देखे हो ईंट पकाने भट्टी, देखे हो ईंट पकाने भट्ठा, जो भट्ठा होता है उसमें देखिए डालते हैं तो ऊपर बहुत धुआं निकलता है चिमनी में ना, वही सेम जैसा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये भी। तो उसमें जल वाष्प का उद्गार होता है। इसमें जो जल वाष्प का उद्गार होता है, जिसमें जल वाष्प का उद्गार होता है, वह ज्वालामुखी क्रिया जो है पृथ्वी के अंदर, जो ज्वालामुखी की क्रिया जो होती है कहाँ? पृथ्वी के अंदर जो है मेंटल भाग से होती है। कहाँ से होती है? मेंटल। हमने कल जो है एक चित्र बनाया था, पृथ्वी वाला भाग बनाया था जिसमें मेंटल था, जो है हमने कल बनाया था एक भाग, जिसको हमने मेंटल कहते थे। जैसे हमने उस दिन आप लोग देखे थे, हमने एक चित्र बनाए थे,
ये ऐसे चित्र बनवाए थे हम, और जिसमें ये यहाँ पर जो हमारे जो ऐसे ऐसे निकल रहे थे ये सब, ये पूरा जो है ये मेंटल ही है। ये बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? मेंटल भाग बोलते हैं। देखिए ये जो बीच में भाग था ये मेंटल भाग था न, ये भाग जो था हमारा ये क्या था? ये मेंटल भाग था। और उसके बाद जो यहाँ मेंटल भाग था, एक जो है स्टेनोस्फीयर था। ये क्या था? स्टेनोस्फीयर। और यहाँ पर जो है बादल का गड़गड़ा बजना था ना, ये सब ऐसे सब बादल थे। जो ये यहाँ हमारा क्या था? प्लेटो का विनाशकारी किनारा था। क्या था ये? प्लेटो का विनाशकारी किनारा था। प्लेटो का विनाशकारी किनारा, प्लेटो का संरक्षित किनारे जो उठाल भाग है ये प्लेटो का संरक्षित किनारा, प्लेटो का विनाशकारी किनारा, प्लेटो का संरक्षित किनारा था ना। वही ज्वालामुखी में भी वही होता है। देखिए क्या है ज्वालामुखी में। अब ज्वालामुखी में हमने बताया कि जो पृथ्वी के अंदर जो है जो मेंटल वाला भाग होता है, मेंटल भाग से क्या होता है? निकलता है। ये जो है ज्वालामुखी जो होता है पृथ्वी के मेंटल भाग, पृथ्वी के मेंटल भाग से निकलता है। और निकलने के बाद इससे जो है निकलने वाले जो लार्वा, इसे निकलने वाले लावा जो होता है, लावा का रंग पिघलते हुए जो लावा लाल लाल होता है वो निकल कर पिघलते हुए जो है पिघलते हुए रंग की तरह होता है। कोई रंग नहीं होता है, लाल आग की तरह चमकता रहता है। और तथा यह जब धरातल पर आता है और ये जब लावा जो निकलता है पृथ्वी के तल से निकलता है, जब धरातल पर आता है, कहाँ आता है? धरातल पर आता, धरा पे आता है तो ठोस हो जाता है। जैसे बाहर आया क्या हो गया? ठोस आकार में ग्रहण कर लेता है, एक ठोस उत्था बना लेता है। और जिसमें जो है आग्नेय सेल का निर्माण हो जाता है, जिससे जो है आग्नेय सेल का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे आग्नेय चट्टान है, आग्नेय सेल का निर्माण कहाँ हुआ है? पृथ्वी के मेंटल भाग से जो लावा जो रंग की तरह है ऊपर उठ के आया हुआ भाग रुका, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? वे जो आग्नेय सेल का निर्माण, एक चट्टान का निर्माण कर सकते हैं कि एक बहुत बड़े बड़े चट्टान का निर्माण कर लेता है जो आग्नेय सेल जैसे चट्टान का निर्माण किया। ज्वालामुखी के विस्फोट से, ज्वालामुखी में जब विस्फोट हुआ जो कि कीव के आकार का उसका मुख होता है, ये जो है कीव के आकार का उसका मुख होता है। किसके आकार का? कीव के आकार का उस ज्वालामुखी का मुख होता है, जिसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। ये क्रेटर कीव के आकार का उसका मुख है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर से बड़े मुख या कई क्रेटर मिल करके, क्रेटर से बड़े मुख या कई क्रेटर मिल करके
एक कोल्डेरा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक कोल्डेरा का निर्माण कर देते हैं। कई क्रेटर मिलकर, छोटे छोटे क्रेटर मिल करके एक कोल्डेरा का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर दे रहे हैं। और उसमें जो है, अब देखिए ज्वालामुखी के प्रकार क्या हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के हो सकते हैं? ज्वालामुखी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। नीचे दिख रहा है ना, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के ज्वालामुखी। पहला नंबर है जागृत ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी। नंबर 1 जो है जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी, या कह सकते हैं हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा नंबर है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी। हाँ, प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा ज्वालामुखी है मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी, ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। अब देखिए तीनों के बारे में बता रहा हूं पारी बार नंबर बाय नंबरी से। सबसे पहले है जागृत ज्वालामुखी। क्या है? जागृत ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी। जागृत से मतलब ये है कि जिसको जागना, जो हमेशा सचेत रहे। सक्रिय मतलब सतर्क रहे, सतर्क। ठीक, देखिए जो जागृत ज्वालामुखी होता है, इस प्रकार के ज्वालामुखी इसमें लगातार जो है लावा, गैस, जो विखंडित धुआं का प्रसार होता रहता है। जो जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी होता है, ये ज्वालामुखी जो होते हैं इसमें लगातार लावा, गैस और विखंडित धुआं जो है लगातार क्या होते हैं? निकलते रहते हैं। ये वर्तमान समय में विश्व की लगभग जो है 5000 ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो जो जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी जो है 5000 जो है, 500 जो है सक्रिय ज्वालामुखी वर्तमान समय में है। इटली के एटना तथा स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी की सबसे अच्छे उदाहरण है। इटली के जो एटना तथा स्ट्राम्बोली जो है वो जो निर्माण हुआ है वह सक्रिय ज्वालामुखी से ही निर्माण हुआ है और सबसे अच्छा उदाहरण वही माना जाता है। भूमध्य सागर में लगातार जो है ज्वालामुखी के प्रकाश दिखाई देते हैं। कभी कभी देखेंगे तो कभी हमेशा जो भूमध्य सागर में देखेंगे तो ज्वालामुखी जो है हमेशा दिखाई देते हैं। इसीलिए इसे जो है भूमध्य सागर को
प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसीलिए हम लोग भूमध्य सागर क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भूमध्य सागर में जो है हमेशा जो है क्या होता है, ज्वालामुखी हमेशा जो उद्गार होते रहते हैं और जो हमेशा जलते हुए प्रकाशमान दिखाई देते हैं ज्वालामुखी, इसलिए इसे जो है जागृत ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाने लगा, सक्रिय ज्वालामुखी को। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित फोटोपैक्सी, इक्वाडोर में स्थित फोटोपैक्सी है। इसकी ऊंचाई लगभग जो है 19,613 फीट है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर में स्थित फोटोपैक्सी है, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। और यह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर एकमात्र ज्वालामुखी क्या है? इरेबस है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर एकमात्र ज्वालामुखी, उसका क्या नाम है? इरेबस या अरबुस, इरेबस या अरबुस नाम से जाना जाता है। अब देखिए भारत में क्या स्थिति है इसकी। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो है वायरन द्वीप में स्थित है। यह जो है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह जो वायरन द्वीप के पास, वायरन द्वीप हाँ, वायरन द्वीप में जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। विश्व का सबसे विशालतम ज्वालामुखी अगर पूछा जाए तो विश्व का सबसे विशालतम ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित, हवाई द्वीप में स्थित जो है मौना लोआ, हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ जो है होता है, मौना लोआ में स्थित है, जो 10 किलोमीटर लंबा है। कितना है? जो 10 किलोमीटर लंबा, सबसे लंबा ज्वालामुखी जो है 10 किलोमीटर लंबा ज्वालामुखी है। अगर पूछा जाए पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, पूरे सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाए तो मंगल ग्रह पर स्थित कौन सा है? ओलंपस मेसी। पूरे सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर स्थित ओलंपस मेसी है, जो लगभग 520 किलोमीटर है ऊंचा। कितना है? 520 किलो, माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा। कितना गुना? 3 गुना। अब देखिए 2015 में जो है सक्रिय ज्वालामुखी से क्या क्या हानियां हुई जब आई थी, तो 2015 में जो है निम्नलिखित सक्रिय ज्वालामुखी मतलब तैयार कौन कौन? देखिए इंडोनेशिया में स्थित माउंट सियाबुंग ज्वालामुखी, इंडोनेशिया में इसका नाम दिया गया माउंट सियाबुंग ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में स्थित माउंट रांगन ज्वालामुखी के नाम से जाना गया। दक्षिण पेरू में जो है सक्रिय ज्वालामुखी को जो है दक्षिण पेरू में जो है स्थित उबिनास जो है ज्वालामुखी के नाम जाना गया, उबिनास ज्वालामुखी के नाम से जाना गया, उबिनास। और उसके बाद जो है पश्चिम में जो है पश्चिम मैक्सिको में स्थित क्या है? कोलिमा। पश्चिम मैक्सिको में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी के नाम से जाना गया। सक्रिय ज्वालामुखी को पश्चिम मैक्सिको में जो है कोलिमा ज्वालामुखी के नाम से जाना गया। यही चिली में जो है सक्रिय ज्वालामुखी को चिली में स्थित क्या माना गया? बिल्लारिका ज्वालामुखी के नाम से जाना गया। यही जो ज्वालामुखी चिली में जो उद्गार हुआ इसका नाम बिल्लारिका रख दिए। पश्चिम मैक्सिको में हुआ इसका नाम कोलिमा रख दिए। यही जो है सक्रिय ज्वालामुखी जो दक्षिण पेरू में जो है उजागर हुआ तो उसका नाम रख दिए उबिनास ज्वालामुखी। यह जो इंडोनेशिया में जो उजागर हुआ तो माउंट रांग ज्वालामुखी रख दिए।
उसके बाद माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, इसका नाम 2 नाम रखा गया। सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में हमने बताया। उसके बाद आता है सुषुप्त ज्वालामुखी जो है, दूसरा नंबर आता है सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये क्या है देखिए, ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो प्रारंभ में बहुत सक्रिय होते हैं, प्रारंभ में बहुत सक्रिय रहते हैं तथा उद्गार होने के बाद जो है वर्षों तक जो है सक्रिय नहीं होते हैं। जब ये उद्गार होते हैं, सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी जब उद्गार होते हैं, ये कई वर्षों तक जो शांत नहीं रहते हैं। हाँ, जब उठ गए तो कई वर्षों तक उसका लहर जो है, उसका जो प्रभाव कई वर्षों तक चलता रहेगा, कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन इनमें उद्गार की संभावना बनी रहती है, लेकिन इनमें उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये तो मान लो उद्गार हुआ, शांत हो जाया, परंतु ये सुषुप्त जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जल्दी उद्गार नहीं होता है। अगर एक बार उद्गार हो जाता है तो कई वर्षों तक ये जो है अपना प्रभाव छोड़े रहता है। इसमें उद्गार की संभावना बनी रहती है तथा वहां कभी भी विस्फोट हो सकता है और कहीं भी विस्फोट हो सकता है। सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी से जो है निम्नलिखित उदाहरण है, जैसे देखिए इटली का वेसुवियस, इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी, इटली में इसे वेसुवियस ज्वालामुखी के नाम से जाना गया। जापान में जो है जापान में जो है फ्यूजियामा ज्वालामुखी के नाम से जाना गया। किस नाम से? फ्यूजियामा ज्वालामुखी के नाम से जाना गया। इंडोनेशिया का जो है, इंडोनेशिया में इसका नाम जो है क्रांकताओ ज्वालामुखी के नाम से जाना गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे जो है नारकोड द्वीप ज्वालामुखी के नाम से जाना गया। अब देखिए यह ज्वालामुखी जो है 26 दिसंबर 2004 में आई थी सुनामी में। 26 दिसंबर 2004 में आए सुनामी के बाद सक्रियता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। जब 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, उसी में जो है ये जो सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी के कुछ अंश दिखाई देने लगे थे, इसलिए कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे। उसके बाद तीसरा नंबर आता है मृत ज्वालामुखी। मृत या शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? देखिए ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो हजारों वर्षों में उद्गार नहीं होते हैं। ये हजारों वर्षों में कभी जल्दी उद्गार होने का नाम नहीं लेते हैं और न ही उद्गार होने की संभावना है, और इसमें न तो उद्गार होने की कोई संभावना रहती है, कोई संभावना नहीं बनी रहती है। तथा इनमें जो है मुख में पानी भर जाने के कारण झीलों का निर्माण हो गया है। ये मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी जो है, इनके मुख में क्या हो गया है, अधिक जल आने के कारण, पानी भर जाने के कारण यह जो है झीलों का निर्माण हो गया है। जो झीलों का निर्माण हुआ है मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी के कारण से ही हुआ है। एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए कहाँ पे, जैसे ईरान का कोह सुल्तान ज्वालामुखी, ईरान का कोह सुल्तान ज्वालामुखी, ईरान में जो है इसे कोह सुल्तान ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, जहां पानी से ज्यादा पानी बहता है। मृत ज्वालामुखी का नाम जो बता दिया गया। उसके बाद जो है म्यांमार का क्रोपा ज्वालामुखी, म्यांमार का जो है क्रोपा ज्वालामुखी के नाम से जाना गया। दक्षिण अमेरिका में जो है इसे चिम्बराजी ज्वालामुखी के नाम से जाना गया, जो है इक्वाडोर में जो था चिम्बराजी के नाम से जाना गया। उसके बाद अफ्रीका का ही अफ्रीका में ही कीलीमंजारी के नाम से जाना गया। और एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित एनकांगा गोवा जो है ज्वालामुखी है, ये सब ज्वालामुखी जो है मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी के नाम से जाने गए। उसके बाद आता है मालो का महासागरी मित्तल जो है, जो महासागर जो होता है किसे कहते हैं महासागर। देखिए कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी के धरातल को दो अंगों में बांटा गया है, एक तो महाद्वीप, दूसरा महासागर। अब देखिए महासागर आता है कहां से चालू होता है महासागर। देखिए थोड़ा महासागर के बारे में बता दे रहे हैं हम। तो अब नेक्स्ट बनता है
महासागर। देखिए महासागर जो है, महासागरीय नित्तल बोलिए, महासागरीय, महासागरीय, महासागरीय मित्तल, मित्तल समूह है, हाँ, महासागरीय नित्तल। हाँ, महासागरीय नित्तल। देखिए महासागरीय नित्तल, पृथ्वी के धरातल को दो भागों में बांटा गया, एक तो महासागर, दूसरा महाद्वीप। पहला किसमें था, महासागर या महाद्वीप, महाद्वीप और महासागर। देखिए महाद्वीप और महासागर था, पहला था महाद्वीप, दूसरा था महासागर। देखिए महाद्वीप महासागर के बारे में जो है कल आप सबको बताएंगे अच्छे से ही। बंद कर दीजिए।